Hi everyone. Today we will start a new chapter that is angle and cyclic properties of a circle. इस चैप्टर में जाने से पहले हम थोड़ा सा ये सब डिस्कस कर लेंगे। ये क्या है? ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो हमें आगे जाके काम आने वाला है, मतलब रिलेटेड टू सर्कल्स कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। माय नेम इज साई श्याम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद साई। सबसे पहला वाला जो कंसेप्ट है दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एंगल जिसका वैल्यू ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। अगर कोई एंगल x है, अगर कोई एंगल x है तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए? 180 से ज़्यादा होना चाहिए, 360 से कम होना चाहिए। समझ में आता है? अगर एंगल में बनाऊं, ये जो एंगल होगा कहाँ से, अगर ये O है, ये A है एंड ये B है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल है दिख रहा है, ग्रेटर देन 180, 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है। 180 कहाँ तक होता है? यहाँ तक होता है। ये है 180, ये 180 से ज़्यादा है। ठीक, तो ये जो एंगल है हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ है, दिस वन इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्स एंगल, जो ग्रेटर देन 180 होता है, लेस देन 360 होता है। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल मिल गई। अब आर्क क्या होता है? अगर एक सर्कल यहाँ पे हम ड्रा करेंगे, क्या करेंगे? यहाँ पे एक अगर सर्कल ड्रा करते हैं, ड्रा कर दिया मैंने एक सर्कल यहाँ पे। सर्कल का आर्क क्या होता है? आर्क होता है कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल। अगर एक पॉइंट ए, दिस वन इज पॉइंट बी, यहाँ पे ए से लेके बी तक एक कंटिन्यूअस पीस है, हाँ या नहीं? बिल्कुल। एंड ऊपर भी हमें एक कंटिन्यूअस पीस मिल रहा है। कहाँ? यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ये भी हमारा एक कंटिन्यूअस पीस होता है। ठीक है, तो दो कंटिन्यूअस पीस हमें यहाँ पे मिल रहा है, एक छोटा वाला, ठीक है, एक छोटा वाला, एक बड़ा वाला। छोटा वाला क्या है? छोटा वाला होता है हमारा माइनर आर्क, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा हमारा माइनर आर्क। क्या होगा? माइनर आर्क। एंड ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये होता है हमारा मेजर आर्क। क्या होता है? मेजर आर्क। ओके, तो आर्क हमें दो मिल रहा है, एक होता है माइनर, दूसरा होता है मेजर। ये छोटा हो गया माइनर, ये वाला हो गया मेजर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है? कॉर्ड होता है। कॉर्ड क्या होता है? अगर ये सेम सर्कल में मैं क्या करूँगा, दो पॉइंट्स ले जाता हूँ सर्कल के ऊपर, एक ये, एक सी, दूसरा डी। सी डी को कनेक्ट करने से मुझे क्या मिल रहा है? एक लाइन सेगमेंट मिल रहा है। सी डी यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है एंड दिस इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ सर्कल। क्या कहते हैं हम उसको? कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर डायमीटर क्या होता है? ऐसे, और एक अगर कॉर्ड में ड्रा करूँ, यहाँ एक पॉइंट ले लिया मैंने M और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया N एंड जॉइनिंग M विथ N, ये क्या कर रहा है? ये सर्कल की सेंटर दे के पास कर रहा है, हाँ या नहीं? बिल्कुल पास कर रहा है। तो जो कॉर्ड सेंटर होके जाता है दैट इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड डायमीटर इज द हाईएस्ट कॉर्ड होता है। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर हमारा हाईएस्ट कॉर्ड होता है। एंड रेडियस, रेडियस सबको पता है। अगर O से कोई भी पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है L, O से L को मैंने ज्वाइन कर रहा हूँ, ये मुझे क्या मिल रहा है? रेडियस मिल रहा है। अगर O से यहाँ पे और एक पॉइंट P है, O से P को ज्वाइन करूँगा तो और एक रेडियस मिलेगा। ऐसे इन्फाइनाइट रेडियस हमें मिलेगा एंड हर एक रेडियस सर्कल में इक्वल होता है। ठीक है, रेडियस एंड डायमीटर के रिलेशन क्या होता है? रेडियस का डबल होता है डायमीटर। कैसे? यहाँ देख लो, यहाँ Mn हमारा डायमीटर है, हाँ या नहीं? Mn हमारा डायमीटर है, लेकिन Mn भी दो रेडियस का सम है। कैसे? एक OM, दूसरा ON, तो OM प्लस ON में लिख सकता हूँ। OM क्या है हमारा? OM एक रेडियस है, ON भी एक रेडियस है, तो ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है। ठीक है, दो रेडियस का सम होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, मतलब हमारा जो डायमीटर था वो रेडियस का डबल होता है। ठीक, हर एक डायमीटर, जितना भी डायमीटर में ड्रा करूँगा, सारे डायमीटर्स क्या होते हैं? सर्कल में इक्वल होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है सेगमेंट। क्या होता है? सेगमेंट क्या होता है? अगर और एक सर्कल हम यहाँ पे ड्रा करेंगे,
ये एक सर्कल हुआ, ठीक। ये हो गया उसका सेंटर। ये हो गया एक कंटिन्यूअस पीस ए बी, ए से लेके बी तक एक आर्क हो गया, ठीक। ए बी क्या है हमारा, एक आर्क होता है। एंड उसमें सेगमेंट क्या होगा, अगर वही एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क, आर्क हमारा यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ फिनिश हो रहा है, स्टार्टिंग ए एंड बी आर टू एंड पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दूंगा ए बी, हमें क्या मिल जाता है, कॉर्ड मिल जाता है। अब ए बी कॉर्ड साथ में ए बी आर्क, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो एक ये हिस्सा बनाते हैं। ये जो पार्ट में साइडेड कर रहा हूँ ये होता है हमारा सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक। ये क्या होता है, सेगमेंट होता है। एंड इसी टाइप का और एक भी सेगमेंट है, कौन सा, ये भी एक कॉर्ड होगा, सॉरी ये भी एक आर्क होगा, ए से लेके ऐसे ऐसे मैं अगर घूम के आ जाऊँगा ये हो जाएगा हमारा मेजर आर्क। मेजर आर्क के साथ वही ए बी कॉर्ड अगर मैं ज्वाइन कर लूँ तो ये जो पर्सन हो निकलेगा ये हो जाएगा हमारा क्या, मेजर सेगमेंट। क्या होगा ये, मेजर सेगमेंट। नीचे वाला क्या था, माइनर सेगमेंट। क्यों, क्योंकि ये माइनर आर्क से रिलेट करता है इसलिए वो माइनर सेगमेंट होता है। समझ में आ रहा है। एंड ऊपर वाला मेजर सेगमेंट है, ठीक। अब सेक्टर के पास आएंगे। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर होता है और एक सर्कल मैंने ड्रा कर लिया, ये हो गया सेंटर। फिर से आर्क ड्रा करेंगे। आर्क मतलब यहाँ से दो पॉइंट ले जाता हूँ मैंने, एक ए दूसरा बी, ए से बी एक आर्क है हमारा। इसी एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क को मैं अगर सेंटर के साथ कनेक्ट कर दूँ, ये एंड पॉइंट एक ए, इसको ज्वाइन कर लिया, बी एंड पॉइंट को ओ के साथ ज्वाइन कर लिया। अब ये जो पर्सन मिल रहा है मुझे, दैट इज़ द क्या, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, सेक्टर। फिर से इसका नाम हो जाएगा माइनर सेक्टर। क्यों, क्योंकि ये माइनर आर्क से रिलेटेड है। और एक आर्क भी हमारे पास है एंड उसी का उसके साथ रिलेटेड जो सेक्टर होगा दैट विल बी द मेजर सेक्टर। ये जो होगा ये हो जाएगा हमारा क्या, मेजर सेक्टर। यहाँ एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, ओ के साथ बी के साथ। तो ये जो मिल रहा है ये हमारा क्या है, मेजर सेक्टर है, ठीक। क्या है ये हमारा मेजर सेक्टर है, ओके। अब सेक्टर की बात ख़त्म हो गई। अब आते हैं सेंट्रल एंगल के पास। सेंट्रल एंगल क्या होता है, एंगल जो सेंटर के साथ बनाता है, एक आर्क जो एंगल सेंटर के साथ बनाता है वो होता है सेंट्रल एंगल। कैसे देखते हैं, और एक सर्कल ड्रा करेंगे एंड उसमें हम देखेंगे सेंट्रल एंगल क्या होता है, ठीक। सेंट्रल एंगल जो सेंटर के साथ बनेगा। यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर लो, ये सर्कल कर लिया मैंने। फिर ये हो गया उसका सेंटर एंड और एक आर्क ले जाते हैं, ये हो गया एक आर्क, ए से लेके बी तक एक आर्क हो गया। अब ये आर्क जो एंगल बनाएगा सेंटर में, कैसे बनाएगा, ज्वाइन कर लो एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क के साथ। यहाँ पे एक एंगल बनना है, ये एक सेक्टर बनाता है एंड ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है ये होता है हमारा सेंट्रल एंगल। क्या होता है ये, सेंट्रल एंगल, ठीक। इसका नाम है सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। समझ में आता है। अच्छा, और एक सेंट्रल एंगल भी यहाँ बन रहा है। कैसे, ये हमने माइनर आर्क के साथ बना दिया सेंट्रल एंगल, मतलब माइनर आर्क के एंड पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया सेंटर के साथ। जब मेजर आर्क के दोनों एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तब क्या बनेगा, तब भी एक सेंट्रल एंगल बनेगा। कैसे, ये देख लो, ये भी एक आर्क है हमारा, हाँ या नहीं, एंड दैट इज़ द मेजर आर्क। अब मेजर आर्क की एंड पॉइंट्स को अगर मैं कनेक्ट कर लूँ, ये सेम ओ ए ओ भी हो जाएगा। ये जो एंगल बनाता है ये होता है और एक सेंट्रल एंगल। एंड वही सेंट्रल एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स होता है। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये 180 से ज़्यादा है, हाँ या नहीं। तो इसलिए मैंने रिफ्लेक्स एंगल को इंक्लूड किया था कि रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो 180 से ज़्यादा होता है। यहाँ पे हमने माइनर आर्क के साथ जो सेंट्रल एंगल बनाया वो ए ओ बी है। क्या है वो, ए ओ बी हमारा सिर्फ सेंट्रल एंगल है, ठीक है, सिर्फ सेंट्रल एंगल है। लेकिन ये जो मेजर आर्क बनाता है ऊपर वाला ए ओ बी, मतलब ये वाला हिस्सा, दैट इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्स ए ओ बी। क्या कहते हैं हम उसको,
वो भी सेंट्रल है, लेकिन उसको लिखने का टाइम हम लिखेंगे रिफ्लेक्स AOB। क्यों रिफ्लेक्स ऐड करेंगे? रिफ्लेक्स ऐड करने समय पता चल जाएगा ये भी एक सेंट्रल एंगल है, लेकिन इसका वैल्यू क्या होता है, मोर देन 180 है। ओके, ये जो रिफ्लेक्स AOB है ये प्लेन AOB मतलब हमें माइनर आर्क के साथ कनेक्ट करने के बाद मिलता है। ये होता है हमारा रिफ्लेक्स AOB। रिफ्लेक्स AOB इसलिए कि क्योंकि इसका वैल्यू ग्रेटर देन 180 है। क्लियर? अब आते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल के पास। इंस्क्राइब्ड एंगल क्या है, और एक सर्कल बना देते हैं। अच्छा, ये हो गया उसका सेंटर, ठीक। ये हो गया फिर से एक कॉर्ड AB आर्क। यहाँ पे पूरा का पूरा कंसेप्ट आर के ऊपर बार बार रिपीट होने वाली है, तो ध्यान से सुनना। ये जो AB आर्क है हमारा क्या है, AB आर्क है। अगर इसी एंड पॉइंट्स को मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ, मान लो P को A के साथ कनेक्ट किया, फिर P को B के साथ कनेक्ट किया। ये जो एंगल मुझे मिल रहा है, ओके, यहाँ पे ये जो एंगल मुझे मिल रहा है दैट इज़ द इंस्क्राइब्ड एंगल। क्या है ये? इंस्क्राइब्ड एंगल। ये होता है हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल। ओके, क्या नाम है उसका? इंस्क्राइब्ड एंगल है। एंड ये एंगल याद रखना, ये कॉर्ड को ये आर्क को छोड़ के बाकी कोई भी पॉइंट तुम सर्कल के ऊपर ले सकते हो। AB आर्क यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म हो रही है, हाँ या नहीं? ये AB आर्क को छोड़ के और कोई भी पॉइंट्स लेके हम इंस्क्राइब्ड एंगल बना सकते हैं। जैसे कि अगर और एक पॉइंट में ही ले जाता हूँ यहाँ, इसका नाम Q दे देते हैं। Q को मैंने क्या किया, A के साथ ज्वाइन कर लिया। Q को मैंने क्या किया, B के साथ ज्वाइन कर लिया। तो ये भी एक इंस्क्राइब्ड एंगल है, ठीक। और एक पॉइंट मान लो यहाँ पे R ले जाता हूँ। R को मैंने क्या किया, B के साथ ज्वाइन कर लिया, फिर से A के साथ कर लिया। तो ये भी एक इंस्क्राइब्ड एंगल है। तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल बना सकता हूँ एंड सारे के सारे पॉइंट्स AB आर्क को छोड़ के बाकी कोई भी पॉइंट्स सर्कल के पेरीमीटर के ऊपर लेके हम आर्क की एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करने से मिलता है, ठीक। समझ में आता है? तो ये हो गया हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल। अब आता है आइसोस्केल ट्रायंगल के बाद। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जो ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है। क्या होता है? एनी टू साइड्स इक्वल अगर होगा तब हम उसको आइसोस्केलेस ट्रायंगल बोलेंगे। कैसे? देख लेते हैं उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। सबको पता है आइसोसेलेस क्या है, फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे क्योंकि आगे उसका एप्लीकेशन होगा, ठीक है। ये ABC है, ठीक है। ये ABC क्या है? एक आइसोस्केलेस है। कब आइसोस्केलेस होगा? अगर AB एंड AC दोनों साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल होते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल। क्या हो जाएगा? इसको मैं बोल सकता हूँ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। एंड और एक प्रॉपर्टी भी है उसका। क्या होता है और एक प्रॉपर्टी? जब किसी भी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है उसके सामने वाला एंगल्स बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल हो जाते हैं। अगर AB के साथ AC इक्वल हो रहा है तो AB के सामने एंगल क्या है? AB के सामने है एंगल C। तो मैं बोल सकता हूँ अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों साइड्स का सामने वाला एंगल्स भी इक्वल होंगे। AB के सामने वाला एंगल है एंगल C एंड AC के सामने वाला एंगल है एंगल B। इसका मतलब C का वैल्यू अगर 50 होता है तो B का भी 50 होगा। C का अगर 30 होता है B का भी 30 होगा। C का 40 होता है B का भी 40 होगा। मतलब दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा अगर ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ठीक। ये क्या है? उसका एक प्रॉपर्टी है। क्लियर? अब देखते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या है? अगर मैं इसको एक्सटेंड कर लूँ, इसको अगर एक्सटेंड कर लिया मैंने, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, हाँ या नहीं? ये जो एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है ये होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल एट पॉइंट C पॉइंट पे मैंने एक एक्सटीरियर एंगल बनाया, ठीक है। ये C पॉइंट पे मैंने एक एक्सटीरियर एंगल बनाया एंड ये जो एंगल होगा C का वैल्यू, सॉरी एक्सटीरियर C मतलब इसका नाम लिख लेते हैं, ये कर देते हैं D। ACD एंगल का वैल्यू किसके बराबर होगा? इंटीरियर अपोजिट होगा। अब इसके पास तीन एंगल है, 1 2 3। इसमें से इंटीरियर अपोजिट कौन है एंड इंटीरियर एडजेसेंट कौन है? यहाँ पे ये दोनों एंगल होते हैं इंटीरियर अपोजिट एंड ये भाई साहब होता है इंटीरियर एडजेसेंट, ठीक है।
जहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया ये क्या होता है, क्रॉस मार्क वाला एंगल होता है, मतलब ACB होता है इंटीरियर एडजेसेंट, लेकिन इंटीरियर अपोजिट कौन होता है, A एंड B होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल। यहाँ पे ACD का वैल्यू एंगल A प्लस एंगल B के बराबर होता है, ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B। तो ये भी एक कंसेप्ट है, एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये हो गया एक्सटीरियर एंगल के रिलेटेड कंसेप्ट। अब देखते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थोड़ा सा बता देते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, अगर ये एक क्वाड्रिलेटरल है एंड इसके अंदर मैं एक क्या कर रहा हूँ, ये एक सर्कल है, इसके अंदर मैं एक क्वाड्रिलेटरल को रख लिया, यहाँ पे ये हो जाता है उसका सेंटर। ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका 4 वर्टेक्स किसके ऊपर है, सर्कल के ऊपर है, हाँ या नहीं, वर्टेक्स ABCD सब चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर है, सर्कल के पेरीमीटर के ऊपर है। अगर सर्कल के पेरीमीटर के ऊपर चारों वर्टेक्स आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं ये जो क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं दैट इज़ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका प्रॉपर्टी क्या होगा वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक था हमारा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन जो सब चैप्टर में हम अप्लाई करेंगे या फिर यूटिलाइज करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे इसके बाद थ्योरम नंबर 1, ठीक। तो थ्योरम नंबर 1 क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, क्या है, सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल का आर्क से जो एंगल सबटेंडेड होता है कहाँ पे, सेंटर पे, एट द सेंटर, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट मतलब वही आर्क से, एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, उस आर्क को छोड़ के। और कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं सर्कल में उसका क्या होगा, डबल होगा। कैसे देखते हैं, ये मैंने तीनों सर्कल बनाया एंड 3 कंडीशन यहाँ पे अराइज होता है, इसलिए तीनों का तीनों पढ़ेंगे। AB मैंने यहाँ पे एक आर्क ले लिया, ये है AB आर्क हमारा। इस फिगर के लिए भी एक AB आर्क ले लिया AB यहाँ से यहाँ तक। इस फिगर के लिए भी एक AB आर्क ले लिया। एक ही प्रूफ होगा तीनों के लिए, लेकिन कंडीशन 3 अराइज होता है। कैसे, क्या बोल रहा है, ये आर्क सेंटर के साथ एक एंगल बनाता है, तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल कहते हैं, हाँ या नहीं। ये होता है हमारा सेंट्रल एंगल AOB। ओके, ये हमने माइनर आर्क किया, अब माइनर आर्क के साथ ही किया। अगर मेजर आर्क को लेके करोगे, ये मैंने कर लिया AB, यहाँ पे मेजर आर्क कौन है, ये है हमारा मेजर आर्क। ये मेजर आर्क भी बनाएगा सेंट्रल एंगल, क्या हो गया, ये होगा रिफ्लेक्स AOB। ये वाला क्या होगा, रिफ्लेक्स AOB बोला था मैंने। अगर मेजर आर्क बनाता है दैट विल बी द रिफ्लेक्स AOB। यहाँ पे सिर्फ AOB बोलेंगे क्योंकि ये लेस दैन 180 है। एंड थर्ड वाला कंडीशन क्या है, थर्ड वाला वही माइनर आर्क के साथ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, पढ़ेंगे आगे, लेकिन इतना मैं कर लेता हूँ। ये इस आर्क के साथ कनेक्ट है, माइनर आर्क के साथ, ये होता है हमारा सेंट्रल एंगल। अब ये आर्क को छोड़ के और कोई भी पॉइंट सर्कल के ऊपर ले लो, मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ठीक, एंड उसी पॉइंट को अगर हम कनेक्ट करेंगे किसके साथ, आर्क की एंड पॉइंट के साथ। ये पॉइंट का नाम दे दिया मैंने C, ठीक। C को मैंने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, A के साथ, फिर C को कनेक्ट कर दिया B के साथ। ये जो एंगल अब दिख रहा है AB आर्क का एंड पॉइंट के साथ, ये होता है हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल, ये भी बोला था मैंने। एंड यहाँ पर हमारा आर्क है क्या, मेजर आर्क AB। ये मेजर आर्क को छोड़ के जो भी हम बनाएंगे, ये मेजर आर्क को छोड़ के मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया C, ठीक। ये आर्क को छोड़ के मतलब ये आर्क के बाहर कोई भी पॉइंट सर्कल के ऊपर ले लो, C ले लिया मैंने, एंड C को कनेक्ट कर देता हूँ A के साथ, C को B के साथ कनेक्ट कर लिया, ठीक। ये जो एंगल होता है ये होता है उसका इंस्क्राइब्ड एंगल। क्लियर, यहाँ पे मैं ले जाता हूँ क्योंकि ये पॉइंट भी आर्क के बाहर है। ये जो C पॉइंट मैंने लिया, AB आर्क यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये उसके बाहर है। अगर C को A के साथ कनेक्ट करूँगा, कर लिया, C को B के साथ भी कनेक्ट कर लिया,
ये होता है हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल बाय द आर्क ए बी। ओके, ए बी आर्क से जो इंस्क्राइब्ड एंगल बनना है ये ऐसे भी ऐसा बनना है। ठीक, ये तीनों कंडीशन अराइज हो रहा है। बाकी हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है सेंट्रल एंगल डबल द सबटेंड बाई इट एट एनी पॉइंट रिमेनिंग, मतलब इंस्क्राइब्ड एंगल का डबल होता है सेंट्रल एंगल। यहाँ पे सेंट्रल एंगल सबकी केस में ए ओ बी है, ए ओ बी, यहाँ पे रिफ्लेक्स ए ओ बी लिखेंगे, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे भी ए ओ बी, ये भी ए ओ बी, ये भी ए ओ बी। मतलब प्रूव हमें करना है ए ओ बी मतलब सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द डबल, मतलब ट्वाइस ऑफ द इंस्क्राइब्ड एंगल, इंस्क्राइब्ड एंगल ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी। अब इतना क्लियर हो गया हमें प्रूव क्या करना है। ठीक, प्रूव करने के लिए हमें कुछ ड्रा करना पड़ेगा। क्या करेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, सी एंड ओ को ज्वाइन कर रहा हूँ, सी एंड ओ को ज्वाइन करके उसको एक्सटेंड कर देता हूँ डी पॉइंट तक। यहाँ पे भी सी एंड ओ को ज्वाइन करके मैंने एक्सटेंड कर दिया डी पॉइंट तक, यहाँ पे भी सी एंड ओ को ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दिया एक पॉइंट डी तक। तीनों में कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक, इसको थोड़ा सा डॉटेड कर लेते हैं, समझने में आसान होगा। इसको भी थोड़ा सा डॉटेड कर लो, हो गया डॉटेड। अच्छा, अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, जो भी हमने पढ़ा था वो सारा प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड फटाफट उसको प्रूफ कर देंगे। स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। बोल रहा है ए ओ बी एंड ए सी बी के बीच रिलेशन बोल रहा है। ए ओ बी कौन सा है, ये एंगल है ए ओ बी, दिख रहा है, ये जो एंगल है दैट इज़ ए ओ बी। यहाँ पे ए ओ बी एंगल दो एंगल का सम है। क्या है, ए ओ बी को मैं लिख सकता हूँ, ए ओ बी को ए ओ डी प्लस बी ओ डी, क्या लिख सकता हूँ, ए ओ डी प्लस बी ओ डी। ठीक है, ए ओ डी मतलब ये एंगल प्लस बी ओ डी, तीनों के इसमें सेम है। यहाँ पे भी ए ओ डी प्लस बी ओ डी होता है हमारा ए ओ बी। यहाँ पे ए ओ डी बी ओ डी का सम नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, थर्ड केस हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये दोनों केस देख लेते हैं। ओके, तो पहला दोनों में ए ओ डी प्लस बी ओ डी मतलब दिस वन प्लस दिस वन होता है हमारा ए ओ बी, जो सेंट्रल एंगल है। सेंट्रल एंगल को मैंने दो एंगल का सम के साथ एक्सप्रेस कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो एंगल के साथ ये दिख रहा है हमें ए सी बी, ये भी दो एंगल का सम है। क्या है, ए सी बी, ए सी ओ एंड बी सी ओ का सम है, हाँ या नहीं। ए सी बी होता है हमारा ए सी ओ प्लस बी सी ओ, मतलब ए सी ओ प्लस बी सी ओ, ये जो दो एंगल में दिखा रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे भी वही ए सी बी होता है ए सी ओ प्लस बी सी ओ। क्लियर। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रूव करना। यहाँ पे मुझे एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल दिख रहा है, कहाँ पे, ओ ए एंड ओ सी इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है, क्योंकि ओ ए सर्कल का रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है। ठीक, इन ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ए सी, इसको अलग से मैं थोड़ा सा बना देता हूँ। ये सर्कल है हमारा, ध्यान से देखना, ये पॉइंट मैंने सी रखा, ये ए रखा, इसका जूम पिक्चर सोच लो, ये वाला, ये ओ है हमारा, सी है, ए है, समझने में आसान हो जाएगा। अच्छा, इसको बाद में करेंगे। यहाँ पे ओ सी इक्वल्स टू ओ ए है, क्यों है, क्योंकि ओ सी भी रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है। आज ओ सी इक्वल्स टू ओ ए, ओ सी के साथ ओ ए इक्वल है, तो मैंने बोला था अगर दो साइड इक्वल होते हैं उसके सामने वाला एंगल्स भी इक्वल होते हैं। मतलब ओ सी के सामने जो एंगल है दैट इज़ दिस वन एंड ओ ए के सामने जो एंगल है दैट इज़ दिस वन, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, हाँ या नहीं, बिल्कुल हाँ। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं एक्सटीरियर बनाता हूँ तो यहाँ पे जो एक्सटीरियर मुझे मिल रहा है, ये जो एक्सटीरियर एंगल, ध्यान से देखना, ये एक्सटीरियर एंगल का इंटीरियर एडजेसेंट ये होता है एंड ये हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, इंटीरियर अपोजिट का सम। अगर ये एक्सटीरियर होगा, इसका इंटीरियर अपोजिट होगा दिस वन एंड दिस वन। इसका नाम दे देते हैं एंगल 1 2 3, इसको 4 लिखते हैं। तो 4 होता है इंटीरियर एडजेसेंट, लेकिन हमें 4 के साथ कोई रिलेशन नहीं चाहिए, इसलिए मिटा दिया इसको।
एंगल 3 होता है 1+2, यहाँ पे एंगल 3 मतलब ये वाला एंगल, ये है हमारा एंगल 3, ये है हमारा एंगल 1, ये है हमारा एंगल 2। समझ में आ रहा है? ये क्या है? ये 3 है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 3 = 1+2। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर इंटीरियर अपोजिट के सम के बराबर होता है। यहाँ पे एंगल 3 का नाम क्या है? AOD है। ठीक, AOD = 3 = 1+2। 1 का नाम क्या है? ACO या फिर OCA। क्या लिखा है हमें? ACO लिखा है, तो ACO लिख के चलेंगे। ACO प्लस 2 का भी नाम क्या है? OAC। एंड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 = एंगल 2। यहाँ पे एंगल 1 = एंगल 2 क्यों है? क्योंकि ये दोनों साइड OC = OA है। अगर OC = OA तो हम बोल सकते हैं 1 = 2, एंगल 1 = 2। एंगल 1 का नाम क्या है? OCA है, 2 का नाम क्या है? OAC है। ठीक, अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं लिख सकता हूँ 2 के बदले 1, हाँ या नहीं? ये 2 के बदले 1 लिख सकता हूँ, OAC के बदले OCA लिख सकता हूँ। ओके, तो ये जो OAC है इसको मैं हटा दूंगा, ACO के फॉर्म में लिख लूँगा। ACO क्यों लिखूँगा बाद में पता चल जाएगी। ACO को मैंने ACO लिखा, एंड ये जो OAC था, एंगल 2 था, वो एंगल 1 के बराबर होता है, इसलिए इसको मिटा के मैं ACO लिख देता हूँ। समझ में आया क्यों लिखा? ये दोनों एंगल बिल्कुल सेम है। मैंने क्या किया? OAC को हटा दिया, OAC के बदले ACO लिख दिया। क्यों? क्योंकि मुझे ACO ही चाहिए, क्योंकि ACO ACB का एक पार्ट होता है। ठीक, तो AOD हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ACO। समझ में आया? AOD हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ACO, ट्वाइस ऑफ ACO। ठीक, ये एंगल हो जाएगा इसका डबल, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। एंगल 1 कैसे हुआ? क्योंकि एंगल 1 एंड 2 इक्वल था एंड 2 को मैंने रिप्लेस कर दिया 1 एंगल से। ऐसे ही ये जो पार्ट दिख रहे हो BOD, क्या है? BOD भी किसका होगा? ये जो एंगल है इसका नाम कर दो 6, 7, 8। मैं बोल सकता हूँ एंगल 6 जो होगा, सेम प्रोसेस अगर यहाँ पे जो जैसे किया हम लोगों ने, यहाँ पे भी हमें एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल मिलेगा एंड सेम होगा। एंगल 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल 7 होगा। एंगल 6 मतलब BOD का एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 7। 7 का नाम क्या है? OCB है। ये सिमिलरली करके लिख देना, समझ लो पहले, फिर से लिखने का टाइम सिमिलरली BOD = ट्वाइस ऑफ OCB हम लिख देंगे। तो ये होता है हमारा 1, ये होता है हमारे लिए 2। समझ में आ गया? तो अब हम क्या करेंगे? ये दोनों को ऐड कर लेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर लेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? AOD के साथ BOD ऐड हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखता हूँ AOD प्लस BOD इक्वल्स टू, दोनों का राइट साइड में क्या है? ट्वाइस ऑफ ACO प्लस ट्वाइस ऑफ ACB, ट्वाइस ऑफ ACO प्लस ट्वाइस ऑफ ACB। अच्छा, AOD प्लस BOD कितना? AOD प्लस BOD कितना? AOB हमारा सेंट्रल एंगल। ओके, इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ACO, ये 2 कॉमन ले लो, ACO प्लस ACB ब्रैकेट में रख लो, ट्वाइस ऑफ ACO प्लस ACB, ACO प्लस क्या है? ACB। गलत लिख दिया क्या? सॉरी, OCB है, ये OCB है। ठीक है, ये क्या है? OCB है। ट्वाइस ऑफ OCB। ठीक, ACO प्लस OCB, ACO प्लस OCB मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 7 होता है ACB। दिस 1 प्लस दिस 1 हो जाएगा ये पूरा एंगल ACB। दिख रहा है? तो मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ ACB। वही हमें प्रूव करना था, AOB = ट्वाइस ऑफ ACB। तो पहले ही फिगर के लिए जैसा है गया, सेकंड फिगर के लिए सेम कंसेप्ट सेम ही होगा। तो यहाँ पे हमें सारा डाटा बिल्कुल सेम टू सेम मिलेगा। थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्रायंगल OAC ट्रायंगल है, हमें वही मिलेगा। कैसा? OA = OC मिलेगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। यहाँ पे मैंने जो जो लिखा है बिल्कुल सेम टू सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा।
ठीक है, ये हो जाएगा, ये एक ट्रायंगल हो जाएगा, ये उसका एक्सटीरियर हो जाएगा, एंड ये एक्सटीरियर ये दोनों का सम के बराबर होगा, एंड इसको हम लिखेंगे SCO, ट्वाइस ऑफ SCO जैसे आया था पहला वाला। ठीक, एंड ये जो वैल्यू होगा ये भी होगा ट्वाइस ऑफ OCB सेकेंड वाला। ठीक सर, ये वाला ट्वाइस ऑफ OCB, दोनों को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा AOB, दिस वन प्लस दिस वन मिल जाएगा रिफ्लेक्स AOB। ठीक, तो बिल्कुल वन जैसा टू ही होगा, आर्क माइनर हो आर्क मेजर हो, सबटेंडेड एंगल जो सेंटर के साथ बनता है वो डबल होता है इंस्क्राइब्ड एंगल का। ठीक, अब आते हैं थर्ड के पास। थर्ड में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? फॉर फिगर 3, थर्ड फिगर के लिए यहाँ पे देखना, BOD से अगर मैं माइनस करता हूँ कितना, AOD, BOD से मैंने क्या किया, माइनस किया AOD, BOD मतलब ये बड़ा वाला एंगल, ये एंगल से मैंने क्या किया, इसको माइनस कर देता हूँ। अगर इसको माइनस कर देता हूँ तो कितना बचेगा, ये था पूरा एंगल, ध्यान से देखो, BOD से AOB मैंने माइनस कर देता हूँ तो बच जाता है इतना, ये हमें चाहिए AOB। ठीक, तो BOD का वैल्यू कितना है, BOD का वैल्यू हमने कितना निकाला था, सेम निकला गया यहाँ पे भी, ट्वाइस ऑफ OCB। BOD का वैल्यू हमने निकाला था, अगर इसको सॉल्व करेंगे, BOD का वैल्यू था ट्वाइस ऑफ OCB माइनस AOD कितना था, AOD था ट्वाइस ऑफ SCO, ट्वाइस ऑफ SCO। अब 2 कॉमन लेने के बाद OCB माइनस SCO, OCB से SCO घटाओ, ध्यान से देखो, OCB मतलब ये एंगल, OCB ये एंगल से क्या घटाऊंगा, ACO, ACO मतलब इसको माइनस कर दूंगा। अगर ये OCB से इसको माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा। ठीक, दैट इज ACB, दिख रहा है, ट्वाइस ऑफ ACB। ठीक, तो ये था थ्योरम 1, जिसमें हमने एक ही थ्योरम का तीनों कंडीशन जो हो सकता था सबका एक एक करके डिस्कशन किया, नाम सबका एक रखा था, एंड सबके लिए वैल्यूज भी सेम आएगा। फिगर 1, 2 के लिए, माइनर आर्क मेजर आर्क के लिए सेम कंसेप्ट है, लेकिन ये जो थर्ड है, थर्ड फिगर में हमें माइनस करना पड़ेगा, अदरवाइज बाकी सब सेम है, वैल्यू सेम है, एवरीथिंग इज सेम फॉर 3 सर्कल्स। ओके, तो ये था थ्योरम 1, एंड हमने हर एक पार्ट उसका अच्छी तरह से डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम थ्योरम 2 एंड ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। होप ये सारे कंसेप्ट जो हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर भी नहीं आ रहा है तो फिर कॉपी पेन साथ में लेके बैठना और वीडियो को पॉज करके खुद पिक्चर बना के देख लेना, तो समझने में आसान हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।